तो नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग समाप्त हो गई है। कितना वोट परसेंटेज रहा है ना संकेत, कुछ देर में बताएंगे। लेकिन इस समय पाकिस्तान से एक अहम खबर आ रही है। पाकिस्तान से आपको बता दें कि जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वहां पर इमरान खान को टॉर्चर किया गया। ये हिंसाजनक तस्वीरें आप लगातार देख रहे हो, किस तरह से तस्वीरें ऐसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि मुझे टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया, कुछ ऐसी खुराक भी दी गई जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। और शाह महमूद कुरैशी जो पूर्व विदेश मंत्री है पाकिस्तान के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या स्थिति है जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा के पास, जो वहां पर इस समय मौजूद हैं और जिन्होंने हमें ये जानकारी भी दी है। कादम्बिनी, इस समय पाकिस्तान में क्या स्थिति? देखिए, काफ़ी चिंताजनक स्थिति वहाँ पर लगातार बनी हुई है। हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं किस तरह से वहाँ हिंसा हो रही है। और अब इमरान खान को वहाँ पर अदालत ने 8 दिन की NAB रिमांड पर भेज दिया है। 17 मई को उनकी फिर से पेशी होगी। इस बीच आज जब सुनवाई हुई उस वक्त उनके वकीलों ने कोर्ट में ये कहा कि उन्हें बात करने का मौका नहीं मिला इमरान खान से इस पेशी के पहले, तो उन्हें मौका दिया गया बात करने का। उन्होंने जो वकीलों ने बाहर आके बताया उसके मुताबिक इमरान खान ने ये कहा कि उन्हें सीने में दर्द है। उनका ये भी दावा था कि उन्हें इस तरह की इंसुलिन की कोई खुराक दी गई है जिसके कारण स्लो हार्ट अटैक हो सकता है, ये उनका दावा है। उन्होंने और भी टॉर्चर की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें रात भर वॉशरूम नहीं जाने दिया गया। 3 बजे के बाद से उन्हें कोई खाना किसी प्रकार का कुछ भी नहीं दिया गया। उनको एक बहुत छोटे से गंदे कमरे में रखा गया। सोने के लिए कोई बेड नहीं था बल्कि एक चटाई दी गई। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दावा किया है कि इस तरह से उनको टॉर्चर किया गया। और इस बीच ये भी खबरें आई हैं कि जो हिंसा हो रही है उसमें पेशावर में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। पंजाब में 1000 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। इस बीच KPK में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सेना को बुलाया गया है। ये भी खबर आ रही है कि इस्लामाबाद में भी कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए सेना को बुलाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी, जैसा आपने भी बताया, उनको इस वक्त इस्लामाबाद के रेड जोन से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और भी कई जो नेता हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है, जैसे फवाद चौधरी है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक स्थिति ऐसी बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पर इमरान खान के जाने के बाद तो जो उपद्रव हुआ था वो हुआ ही था, उसके अलावा कोई नेता सड़क पर नजर नहीं आए PTI के। लेकिन जो ट्विटर पर भी बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे या अदालत गए थे, उनकी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो इसका साफ मतलब है कि जो एक टॉप लीडरशिप जो है उसको पूरी तरह से सीन से हटाने की कोशिश है, ताकि बाकी जो स्थिति है उसको कंट्रोल में किया जा सके। आर्मी जिस तरह से बुलाई जा रही है तो अब स्थिति जो है वहाँ काफ़ी तनावपूर्ण लग रही है और एक कानून व्यवस्था आर्मी के जरिए वहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या हो पाता है और कितना कंट्रोल हो पाता है वो भी देखने वाली बात होगी। निधि, तमाम तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान से, लोग जैसे सड़कों पर हैं, PTI के कार्यकर्ता जो समर्थक हैं इमरान खान के वो सड़कों पर हैं। कल ये आंकलन ये हो रहा था कि कब तक ये सस्टेन कर पाएंगे इस तरह का जो उनकी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता, उस लिहाज से क्या आंकलन, क्योंकि आज बड़े अगर उनके और नेता गिरफ्तार किए जा रहे हैं तो इससे जो सरकार या सेना जो है उसकी तरफ से देखा जाए एक बहुत सख्त मैसेजिंग है। निधि, अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो PTI जो पार्टी है वो वन लीडर पार्टी है। इमरान खान के अलावा वहाँ पर कोई भी इस प्रकार का नहीं है जो अगर एक कॉल दे तो लाखों लोग चले आए। इमरान खान को ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है। जो बाकी ट्विटर पर ही बोल रहे थे या सोशल मीडिया पर बोल रहे थे, अब धीरे धीरे उनको भी हटाया जा रहा है। बाकी हम उपद्रव देख रहे हैं किस प्रकार का हो रहा है, वहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। PTI के कार्यकर्ता या नेता कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ इस तरह के एलिमेंट्स उनके बीच छोड़ दिए हैं जो हिंसा कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि PTI के जो कार्यकर्ता जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें टेररिस्ट एलिमेंट है। तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। लेकिन जब सरकार जो है वो एक तरह से आर्मी के सहारे है और कह रही है कि आर्मी पर अटैक नहीं करना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर आखिर हो क्या रहा है। जब कोई भी लीडरलेस मॉब अगर होगा तो उसको कंट्रोल करना एक जरूरी चीज बताई जाएगी और उसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अब तक आर्मी ने बहुत ही ज्यादा संयम बरता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि फायरिंग वगैरह की घटनाएं अब हो रही हैं, टीयर गैस वगैरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इसको अब कंट्रोल करने की कोशिश होगी और कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो निकलकर ये कहेगा सड़क पर कि हाँ पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। और शांति से प्रोटेस्ट फिलहाल हो भी नहीं रहा है, आगजनी पत्थरबाजी सब कुछ हो रहा है। निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद कादम्बिनी इस जानकारी के लिए और आपने वहाँ के हालात की हमें जानकारी दी। तो आइए अब रुख करते हैं वापस
ये चिंताजनक तस्वीरें हम देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान से आ रही हैं। तो संकेत, अब वो एक समय है, कुछ ही देर में एग्जिट पोल के नतीजे सामने रुझान हमें मिल जाएंगे और चर्चाएं और दिलचस्प हो जाएंगी। लेकिन आपको बता दें, इंतज़ार है जो कर्नाटक में जो विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है, शाम के 6 बज चुके हैं। अब वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ा है 5 बजे से 6 बजे तक, क्या लोगों में उत्साह आया कि जो पिछले बार की जो 72% के करीब जो वोटिंग हुई थी उतने लोग निकल कर आए भी हैं या नहीं, ये देखना होगा। और हमारे साथ खास मेहमान हैं आरती जयरथ जी, तो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हैं ही। जेडीएस के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी का भी हम इंतजार करेंगे, और विंग कमांडर रिटायर्ड अनुपमा आचार्य प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो अगर आरती जयरथ, आपसे अगर मैं पहला सवाल पूछूं, और मैम इस समय वही सवाल है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि हवा किस ओर है, आपका क्या आंकलन? अब जब 3 दिन में नतीजे आ जाएंगे तो अब क्या कहना है आज के दिन ये ठीक बोला। अच्छा, 3 दिन में नतीजे आ जाएंगे और अगले 22 मिनट में एग्जिट पोल आ जाएंगे। हाँ। तो अब मैं क्या कहूँ इसमें पर नहीं, लेकिन एक यहाँ पर मेन बात ये है कि देखिए, एक ओपिनियन पोल्स में एक हवा कांग्रेस की ओर दिख रही थी, लेकिन लास्ट में ये जो बजरंग दल बनाम बजरंग बली टाइप माहौल हुआ, आपको लगता है कि इससे जो राजनीति है कर्नाटक की, उस पर कोई प्रभाव या फर्क पड़ सकता है नतीजों पर? ऐसे पूछ देता हूं। में नतीजों पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में कर्नाटक में जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन रहा था वो काफ़ी स्ट्रांग है। पर हाँ, एक चीज़ तो नज़र में आया हमको कि कांग्रेस थोड़ा डिफेंसिव हो गई इसके बाद। ये जब मतलब जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने इसको घुमा के सॉर्ट ऑफ हिंदुत्व के इशू बना दिया, तो कांग्रेस बैकफुट पे चली गई। तो जिस तरीके से कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी नैरेटिव को, जिस तरीके से कांग्रेस मतलब अपना लोकल इश्यूज उठा के अग्रेसिव थी, वो थोड़ा कम हो गया। तो कांग्रेस में जरूर फर्क पड़ा है, पर मेरे ख्याल में वोटर्स कर्नाटका के काफी मैच्योर हैं, वो बहुत डिसर्निंग हैं, उन्होंने तो फैसले और मुद्दों पे लिए होंगे। देखिए, बहुत सारी फ्लिप सीट्स भी हैं कर्नाटका में, ये सब कुछ ग्राफिक स्क्रीन पर है। निधि जी, जफर इस्लाम जी के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसी चीज है जफर जी, जो कि कर्नाटक के संदर्भ में आपने एक के बाद एक सारे ओपिनियन पोल देखे होंगे, पूरी कमेंट्री आपने सुनी होगी। आपकी पार्टी क्यों कॉन्फिडेंट है जफर इस्लाम कि आप ये जितने ओपिनियन पोल्स जो बता रहे थे, और अब मैं नहीं जानता 20 मिनट में और पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल क्या कहेंगे, आप क्यों कॉन्फिडेंट हैं कि ये बाजी बीजेपी ने मार ली? देखिए, 3-4 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो वहां की जनता समझती है, देश की जनता समझती है। और चूंकि कर्नाटक के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए वहां पर जो सरकार, डबल इंजन की सरकार है, उसका इम्पैक्ट आप देखिए। एक फर्क दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना या आयुष्मान भारत योजना, ऐसे बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट के, वो जमीन धरातल पे उतरने चाहिए थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों ने 54 नाम दे भेजा, 17 नाम भेजा या नाम नहीं भेजा। आज बेनिफिशियरीज की लिस्ट में करोड़ों लोग हैं, इसलिए कि जो वेलफेयर की स्कीम थे वो आम लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया, जो कि सरकार जब उनकी थी, कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी, तो वो उन्होंने नहीं किया था। तो पहली बात ये, आम लोगों में बिल्कुल साफ से देखा जा सकता है कि एक अलग वर्ग है बेनिफिशियरीज का, जो बिल्कुल इस बात को कंफर्म करता है कि हमको सरकारी निजाम से पैसे आए, बेनिफिट्स आए, और हम उसके मुस्तहक थे और मुझे मिला। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो एजेंडा उठा के चल रही थी, उस एजेंडे में न कोई दम था और न कोई अट्रैक्शन था। वो बार बार गलत चीजों का गलत बयानी से काम करती थी। जो पार्टी, जिसको पार्टी के बारे में जाना जाता है कि पार्टी ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स, स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स, तो उस पार्टी के लोग अगर कहें कि हमने किसी और पार्टी के बारे में, जो पार्टी में कोई ऐसा दाग नहीं है, ऐसे इस तरह की बातें उठे, तो आम पब्लिक में वो कहीं ना कहीं
लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहता है, उसका कोई भी फर्क जो है वोटर्स पे नहीं पड़ा। और हमने जो काम किए थे वो हमने दिखाया। जैसे आपको बताना चाहता हूँ क्या बहुत सारे आपने कहा ठीक है कल्याणकारी योजनाएं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया 40% भ्रष्टाचार का, तो फिर प्रधानमंत्री तक ने 85% भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कांग्रेस पर। तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार पर बात नहीं की और एक जवाबी कार्रवाई हुई बीजेपी की तरफ से, लेकिन जिस तरह से स्थानीय नेता इस बार वहां पर ज्यादा नहीं हावी रहे, प्रधानमंत्री ने धुआंधार प्रदर्शन किया, प्रचार किया, रैलियां की, रोड शो किया, तो एक तरह से ये सवाल भी उठा। और हमारे सहयोगी नेहाल किदवई ने बताया पहली बार हुआ है कि स्थानीय नेताओं के बजाय सेंट्रल लीडरशिप ने आकर प्रचार की कमान संभाली। ऐसा नहीं, देखिए मैंने 2-2.5 महीने वहां रहा हूं, तो इन बात में सच्चाई नहीं है। यह हमारी टीम है और जो भी लोग सक्षम हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी है, जो जमीन में जुड़े हैं, वो सभी लोग जो है वहां काम कर रहे थे। ये बात सही है इसलिए कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे पॉपुलर लीडर है देश में, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पार्टी के हैं, इसलिए हमें उसका पूरा फायदा मिला। अब देखिए ना रोड शो, आज वहां पर जब रोड शो हुआ था तो 26-27 किलोमीटर जब रोड शो हुआ तो वहां पर लाखों लाख 10-20 लाख लोग जमा हो गए अपने आप। और इस तरह के लोग नहीं कि कोई आप कहीं बाहर से, उसी मोहल्ले टोले से निकले, पूरे रोड शो में मैं था और वो उसी मोहल्ले से लोग निकलते जा रहे। और कई जगह पे जो लोग वहां पर जमीन में चल रहे थे, कई आपके पत्रकार भी होंगे, उन्होंने महसूस किया कि ये ऐसा क्राउड है जो कि यही रहने वाला क्राउड है और वो निकलता जा रहा है और प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए। तो उस तरह की लोकप्रियता है और जमीन पर उस तरह का कनेक्ट है, सपोर्ट है, इसलिए कि हमने काम करके देखा। अब प्रदेश को देखिए, हर नंबर पे आप देखिए प्रदेश में जब हमारी सरकार आई तो पर कैपिटा इनकम जो है वहां ठीक है सर, आपने प्रधानमंत्री से खूब रोड शोज करवाए, बहुत मेहनत करवाई है, कर्नाटक के वो जो स्थानीय नेताओं पर निर्भर नहीं रहे। हमारे साथ मुझे बताया जा रहा है हमारे सहयोगी नेहाल किदवई जुड़ गए हैं, उनके पास जाना जरूरी हो गया। नेहाल, आपसे शाम के 6 बज चुके हैं, कुछ आंकलन आ पाया है कि वोट परसेंटेज कितना रहा, कितना बेहतर हुआ होगा इस 1 घंटे में जो 5 से 6 के बीच का रहा? देखिए 5 बजे का जो हमारे पास औसत आया है वो 65% से थोड़ा ज़्यादा है, जो कि बहुत ही बेहतर बताया जा सकता है, बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार भी 72-73% के आसपास था कर्नाटका का वोटिंग परसेंटेज। तो ऐसे में अगर 5 बजे 65% के आसपास है और ये जो यहाँ 4-5 बूथ है और इसमें अब भी तकरीबन 50 के आसपास वोटर्स यहाँ मौजूद हैं, और ऐसे ही जो दूसरे बड़े बूथ्स हैं वहाँ पर भी इसी तरह से वोटर्स मौजूद है। अब गेट बंद कर दिया गया है क्योंकि 6 बजे के बाद किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन 6 बजे से पहले जो लोग भी अंदर आए सबको वोट देने दिया जाएगा और ये सुनिश्चित किया गया है। तो 65% अगर 5 बजे तक होता है तो माना जा सकता है 12-13% और बढ़ेगा 1 घंटे में, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग उसमें हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता है वो अर्बन एरियाज़ को लेकर है, बेंगलुरु शहर को लेकर के चिंता है, क्योंकि इस शहर में मैं तकरीबन आधे दर्जन बूथ पे गया था और वहाँ हमें बताया गया था कि 3 बजे तक 30 से 35% के आसपास वोटिंग हुई थी। यानी कि बचे हुए 3 घंटे में उन लोगों का आकलन ये था, जो बूथ मैनेजर थे उनको इस बात की उम्मीद थी कि शायद 20 से 25% लोग और आ जाएंगे वहाँ पे, और ऐसे में ये वोटिंग का परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हमें ये देखना है कि जब इस तरह से परसेंटेज बढ़ता है तो किस तरीके से, किस हद तक ये जाता है और कहाँ तक यहाँ पर ये वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है और कितना ये कहाँ तक जा पाता है। क्योंकि चुनाव आयोग के साथ साथ जो दूसरे जितने भी यहाँ पर संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, सबों ने ये कोशिश की थी कि पूरी कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोलिंग बूथ पर लाया जाए। तो अब ये देखना है कि जब ये आगे बढ़ता है, तकरीबन सबों को जब वोट देने की जब ये लोग वोटिंग कर लेते हैं, तो ये परसेंटेज कहां तक पहुंचता है। जी, नेहाल किदवई ये पूरी रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि शटर बंद हो गए, यानी कि पोलिंग खत्म, जो लोग अंदर हैं वो वोट डालेंगे। लेकिन 65% आरती जी, 65% 5 बजे तक का मतलब, जैसे कि वो बता रहे थे, अब इसमें एक प्रोविजनल नंबर आएगा, ये अगर 72 पार कर जाता है,
मुझे नहीं लगता है कि हमको इस चीज से अंदाजा लगाना चाहिए कोई भी, या राजनीतिक भविष्य तय करना चाहिए इस आधार पर कि कितना पोलिंग परसेंटेज हुआ, क्योंकि हम जानते हैं एक अक्सर कन्वेंशनल विजडम ये होती है कि ज्यादा वोटर आ रहे हैं मतलब सत्ता परिवर्तन की तरफ लहर, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। हमने कई बार देखा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है लेकिन इनकम्बेंसी वापस रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये वोटर परसेंटेज जो हर इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि बढ़ जाता है, खास करके रूरल एरियाज में। एक तो जो हमारे चुनाव हैं वो बहुत कंपेटिटिव हो गए हैं, तो इस वजह से ना पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने लोगों को पोलिंग बूथ्स पे ले जाते हैं। दूसरी बात, इलेक्शन आयोग ने भी बहुत कोशिश की है कि लोग आए, अपना वोट डालें, तो चुनाव बुधवार को कराया, और ये तो इलेक्शन कमिश्नर ने बोल भी दिया था कहीं लोग छुट्टी मनाने ना चले जाएं, इस वजह से हमने चुनाव एकदम हफ्ते के बीच में रखा है। पर यही हमको देखना है क्योंकि ये खास करके बैंगलोर के रेजिडेंट्स की तरफ इशारा था। और अब ये देखना है कि बैंगलोर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है इस वजह से कि उतना ही रहा जितना पहले रहता था, क्योंकि बैंगलोर अर्बन एरिया होने के नाते वहाँ बहुत आपत्ति होती है, बहुत कम वोटिंग परसेंटेज होता है। मैं सिर्फ बता दूं कि हमारे साथ सैयद असलम प्रवक्ता जेडीएस भी हैं और साथ ही अनुमा आचार्य भी हमारे साथ हैं, लेकिन एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं जब पहला एग्जिट पोल कहीं ना कहीं से तो निधि जी आएगा, और आएगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा और बहुत बढ़िया विश्लेषण भी आपको यहीं मिलेगा। विंग कमांडर अनुपमा आचार्य और सैयद असलम हमारे साथ बने हुए हैं, और स्टूडियो में सह निदेशक CSDS प्रोफेसर संजय कुमार भी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संजय जी। अभी थोड़ी देर में आपके पास आता हूं, क्योंकि जो ओपिनियन पोल हम लोगों ने किया था CSDS के साथ, उसको आज एग्जिट पोल में किस तरीके से देखा जाए, एग्जिट पोल को उस तरीके की तवज्जो दी जाए। आपने ओपिनियन पोल में जो हमने ट्रेंड देखा, क्या उसी तरीके का ट्रेंड कंटिन्यू होगा? बहुत कुछ है बात करने को। लेकिन विंग कमांडर अनुपमा आचार्य, अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना जफर इस्लाम का ये कहना था कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, वो लोगों के स्नेह में तब्दील हुई, रोड शो में दिखी, और उसका प्रभाव वोटिंग में भी पड़ेगा। आपकी टिप्पणी? देखिए संकेत जी, ये जो कांग्रेस जीतने वाली है इसकी इबारत आज नहीं, अक्टूबर में लिखा गई थी, जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में आई थी, और मैं कर्नाटक में उस समय थी जब एंट्री हुई थी, और उसके बाद के 5 दिनों तक। तो मुझे ये कहना है कि लोग उसे पसंद नहीं करते जो अपनी भव्यता दिखा के, अपनी तारीफ करवा के अपना प्रचार करे। लोग उसे पसंद करते हैं जो उनकी बातें लेकर आंदोलन करे, जो उनकी बातों पर बोले। तो वो राहुल गांधी जी ने किया है। और विकास आंकड़ों से नहीं होता, विकास को आप आंकड़ों से नहीं परखते, लोगों के एहसासों में होता है विकास, उनकी आत्मा में होता है, उनको दिखता है वो विकास जो नहीं हुआ। यहाँ तो 40% सरकार है उनके एहसासों में। और इसी तरह से जो लोकल वोकल वाली बात है, तो नंदिनी को अमूल से झगड़ा करवाना, मतलब उसका एक मुद्दा बनाना, वो है। तो जो आंकड़े कहते हैं, आप आंकड़ों में कुछ गिना देते हैं, तो मैं भी गिना देती हूँ कि किसानों की आत्महत्या के मामले में ये प्रदेश दूसरे नंबर पर आया है। तो इस तरह से आंकड़ों की जो बातें करते हैं ये, क्योंकि एक शेर आपने सुना होगा कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। और यही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लोगों को, हर एक को एक ही चश्मे से देखती है, उनकी अपनी जो खूबियां हैं उसे बिल्कुल नहीं देखती। और इसी कारण से आज बीजेपी के जो बूथ थे वहां पर देखा है कार्यकर्ता जो है मक्खी उड़ा रहे थे। बेसिक समस्याएं जो है, मूलभूत समस्याएं, दक्षिण ये बहुत पानी, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौती किसी भी राजनीतिक दल की होती है कि लोग घरों से निकलकर वोट करने आए। और 5 बजे तक तो 65% मतदान हुआ है। अब 1 घंटे में कितना और बड़ा होगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की इच्छा यही रहती कि लोग आएं और निकल के वोट करें। एक सवाल सईद असलम से पूछ लेते हैं, जेडीएस के हैं। असलम, आप लोगों का क्या किंग मेकर बनना चाह रहे होंगे?
किस तरह से आंकलन है, जेडीएस का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है? निधि जी, मैं आपको बता दूं, कर्नाटक इलेक्शंस जो था वो लोकल इलेक्शन था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेशनल एजेंडा पे इलेक्शंस कर रहे थे, बट लोकल मुद्दे बिल्कुल बात ही नहीं किए थे। मैं बता दूं आपको, बीजेपी के खिलाफ एक जबरदस्त लहर चल रही थी, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी की हो या करप्शन चार्जेस की हो, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे चीज इस सारे बीजेपी के खिलाफ चल रहे थे। बीजेपी ने एक भी लोकल इशू पिकअप नहीं किया था। वो उनका एजेंडा सारा सांप्रदायिक द्वेष और सांप्रदायिक पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन पे चल रहा था। और मैं आपको बता दूं, कर्नाटक जो है एक वेल एजुकेटेड, सेंसिबल और इमोशनल, कर्नाटक की जनता बहुत इमोशनल, सेंसिटिव और एजुकेटेड है, और कम्युनल पोलराइजेशन को एकदम रिजेक्ट किया है कर्नाटक की जनता ने। चलिए देखते हैं 13 तारीख को जनता का फैसला तो तब सामने आएगा। संजय जी, आपसे बस कुछ ही देर में तो आ जाएंगे हमारे सामने पोल, लेकिन इस समय आपका क्या आभास है आपको? इस वक्त आभास, क्योंकि कोई एग्जिट पोल नहीं आए, उसके हिसाब से मैं कोई अनुमान नहीं लगा रहा, लेकिन आप देखें तमाम ओपिनियन पोल्स आते रहे हैं, पिछले अगर महीने भर की बात करें या पिछले 7 दिनों की बात करें, ये जरूर है कि उनके आधार पे आज का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर हम मौसम का उदाहरण देके बताएं तो 2 मई को अगर बारिश हो रही थी तो ये मानना कि 10 मई को भी बारिश होगी, ये तो हम कह नहीं सकते, बीच में चीजें बदल गई हैं। लेकिन फिर भी जब बरसात का मौसम होता है तो कई दिनों तक थोड़ी थोड़ी झिम करके बारिश होते रहती है। मुझे लगता है कर्नाटक में कुछ ऐसा ही था, बरसात सा था का मौसम है, और वो कांग्रेस के पक्ष में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता था। भले ही धीमी हो गई होगी बारिश या तेज हो गई है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है अभी भी हवा कांग्रेस के पक्ष में मुझे दिखाई पड़ती है। लेकिन बिन मौसम बरसात भी होती है, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में हमने उत्तरी इलाकों में देखी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हल्की फुल्की बारिश से लोग उम्मीद लगा लें और बाद में पता चले कि मानसून तो आया ही नहीं। हाँ बिल्कुल, इसकी भी गुंजाइश है, इसी के लिए सस्पेंस बना रहेगा संकेत। और मुझे लगता है जो तमाम एग्जिट पोल आएंगे अभी एक के बाद एक, जिसका विश्लेषण हम करेंगे, उससे शायद दर्शकों के लिए कुछ और स्पष्ट हो चीजें। बहुत खूबसूरती से आप दोनों ने बरसात से वोटों को जोड़ा है। तो ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। 2 एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। एक एग्जिट पोल जो है वो बता रहा है, ये है पी मार्क का, 85 से 100 भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए करीब 94 से 108, 94 से 108, जेडीएस 24 से 32 और अन्य 2 से 6। बहुमत का आंकड़ा 113 है, कुल सीटें 224। TV9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रैट का जो सर्वे है वो दे रहा है बीजेपी को 88 से 98 के बीच में और कांग्रेस को 99 से 109 के बीच में। एक और आ गया, ये है मैट्रीज एजेंसी जी न्यूज का सर्वे, जो कि बीजेपी को थोड़ा और कम दे रहा है। एक एक करके जैसे कि आप देखें ये सर्वे बीजेपी का आंकड़ा कम करते चले जा रहे हैं, और ये जी न्यूज का सर्वे जो है वो कांग्रेस पार्टी को 103 से 118 दे रहा है। यानी कि ये जो तीसरा सर्वे है इसके हिसाब से कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटक में बन सकती है, और जेडीएस अगर साथ आ जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन अगर आप इन सभी आंकड़ों को देखें तो उसमें एक चीज जो स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है वो ये है कि लगातार हर एग्जिट पोल में कांग्रेस को एक बढ़त दिखाई दे रही है, और अगर वो इस पे इंप्रूव कर लें या जेडीएस का साथ पा जाएं, जैसे कि 2018 में प्रोफेसर कुमार आ गया था, उनको साथ मिल गया था, तो शायद उनकी सरकार बन सकती है। तो आपको लगता है कि आपकी जो फाइंडिंग्स थी और ये शुरुआती जो एग्जिट पोल्स हैं ये कुछ मेल खा रहे हैं? संकेत, हमें लगता है दर्शकों को लोग स्पष्ट करना चाहिए, हमारा जो सर्वे था वो अप्रैल के आखिरी वीक में किया हुआ था, 28 तारीख तक। उसके बाद बजरंग बली नहीं हुआ था तब तक, बजरंग बली तब तक नहीं आए थे। आप जी न्यूज मैट्रिक्स एजेंसी का देखिए, ये लगातार इन्होंने 2-3-4 बार सर्वेस किए, और जहां तक मुझे याद है कि लगातार ये सर्वेज में बीजेपी को आगे दिखा रहे थे। अब इनके सर्वे में कांग्रेस आगे होंगे, एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे होंगे, तो इनके हिसाब से भी लग रहा है चीजें बदल रही हैं। कुल मिलाके ये तीनों का निचोड़ तो यही है कि कांग्रेस कम से कम 2 कदम तो आगे दिखाई पड़ रही है, कम से कम एग्जिट पोल के, अगर हम नतीजों को, एग्जिट पोल के अनुमान को एक कोई डायरेक्शन माने तो।
और ये सईद असलम को पूछ रही थी, जेडीएस के हैं, किस तरह से इनकी सीट्स है। यहाँ पे आपको बता दूं एक और आया है, एक चीज निधि जी ये बता दें, न्यूज नेशन का एक सर्वे आया है, इसके हिसाब से बीजेपी सरकार बना रही है 114 और कांग्रेस जो है वो महज 86 पा रहे हैं। ये इसको जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है आरती जी आउटलायर। ये बाकी जो सब एक ट्रेंड दिखा रहे हैं, ये न्यूज नेशन सीजीएस वाला सर्वे एकदम ही कुछ रिवर्स गियर में गाड़ी चला दी इन्होंने। हाँ, यहाँ पे बीजेपी को ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है जो डेवलपमेंट है। मैं ये पूछना चाह रही थी, जो महाबारी में विजयपुरा में एक जगह सीट ऐसी है जहां पर जेडीएस ने पहले ही अपना जो उम्मीदवार था उसको रिटायर कर दिया था कांग्रेस के पक्ष में, तो जो हवा है उसका भी इससे क्या अनुमान होता है? सईद असलम, आप भी क्या बोलेंगे जो एग्जिट पोल आ रहे हैं सामने? देखिए, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसमें दिखा रहा है कि हंग असेंबली, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस इससे बेटर रहेगा। हम डेफिनेटली इससे बेटर परफॉर्म करेंगे। और आप देख सकते हैं आपका वोटर टर्नआउट भी जो है, जो हमारे 7 और 8 डिस्ट्रिक्ट में जो है बेहतरीन वोटर टर्नआउट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वहां पे रामनगर जो हमारा सबसे बड़ा ताकत है, वहां पे ऑलरेडी 80-81% पोलिंग हुआ है। और आप बैंगलोर रूरल में देख लीजिए, मंड्या में, चिकबल्लापुर, कोलार और मैसूर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे हमारा स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे वोटर टर्नआउट मोर देन ऑलमोस्ट। इस जानकारी के लिए कि वोटर टर्नआउट कहीं 80% से भी ज्यादा हुआ है, ये अच्छा है। जफर इस्लाम साहब, आपका क्या आकलन जो ये एग्जिट पोल हमारे सामने आए हैं? देखिए, अगर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा 2018 के इलेक्शन में ले जाता हूं, जब उसके एग्जिट पोल आए थे और उस वक्त जो प्रोजेक्टेड सीट्स दिखाए गए थे बीजेपी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर उस पर आप एक नजर डालें तो दिखाएंगे आपकी कांग्रेस वहां बहुत आगे दिखती थी और बीजेपी 70, 80, 85 में ज्यादा 90 दिया था किसी ने। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ था आपको ये पता है कि 104 सीटें हमारी आई थी, कांग्रेस 80 पे सिमट गई थी और 37 सीटें जो है वो जेडीएस को आएगी। इस बार हमारे जो अनुमान है, ये अभी आंकड़े हैं, मैं किसी के पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। जो उनका सर्वे है, हमारे हिसाब से जो हमारा फीडबैक है और जो हमने जमीन पे काम किया उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुमत जो है उससे हमें 10-15 सीटें आगे आएंगी, बेहतर होगा पूर्ण बहुमत से। लेकिन इस तरह की जो परिस्थिति दिखा रही है वो बिल्कुल नहीं लगती मतलब है। 125। बल्कि जेडीएस का मुझे लगता है कि वो 24 से, मुझे लगता है 125 और 130 के बीच में 128 का नंबर मुझे लगता है, जो आंकड़ों के हिसाब से मुझे लगता है 127-28 सीटें आनी चाहिए हमें। और जेडीएस जो है वो 20 के नीचे सिमट जाएगी और उसी हिसाब से कांग्रेस भी नीचे आएगी। जफर इस्लाम साहब, अब अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, आप अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, जेडीएस के बारे में मत सोचिए। आप अपनी पार्टी के बारे में कितने सीट आएंगे आप वो सोचिए। जेडीएस कितना लेगा वो 13 तारीख को सबको पता लग जाएगा। आप अपनी पार्टी कितने सीट निकालेगी वो बोलिए। अच्छा, चलिए ठीक है। ये अरे देखिए भाई, ये मैं आपसे कोई जिरा नहीं कर रहा हूँ। आप अपने 500 कह दीजिए, 224 को मुझे कोई इतराज नहीं। मैं ये बता रहा हूँ, अगर हमारे 127-28 होगी तो आपके 24-25 जो 32। अच्छा, एक और सर्वे है जफर जी, सैयद असलम जी और जफर जी, आप इंतजार करें, विंग कमांडर आचार्य के पास भी जाएंगे। एक और सर्वे आया है, यह है सुवर्णा न्यूज जन की बात सर्वे, और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को एक नैरो लीड दिखाई जा रही है, लेकिन रेंज बहुत ज्यादा दे दी है प्रोफेसर कुमार। ये रेंज कुछ समझ में नहीं आई, 94 से शुरू करके 117। मतलब ये तो बहुत ही सेफ खेल गए। मुझे लगता है उससे बड़ी बात यह है कि 6 बजे तक पोलिंग हो रहा है। हाँ। और आपको 6:30 बजे सारे आंकड़े आपके स्क्रीन पर आने लगते हैं। मतलब इन्होंने जिस टीवी के लिए किया वो सारे आंकड़े आ गए। बहुत कुछ करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, आंकड़ों को जमा करना पड़ता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादातर आंकड़े शायद 3-4 बजे तक के लिए हुए होंगे, तभी आप पूरे आंकड़ों को प्रोसेस करके दिखा सकते हैं। और इसी कारण कि कुछ एजेंसियां बड़ा फासला ले रही हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं कि सेफ प्ले करना, कि थोड़ा सेफ करें। और एग्जैक्ट नंबर तो मुझे लगता है कि इतना प्रिसीजन किसी ना तो पोल में है, ना एग्जिट पोल में, ना ओपिनियन पोल में है। तो कुछ ना कुछ फासला देना चाहिए। पर इतना फासला 94 से 117, बिल्कुल, दोनों कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप इतना बड़ा फासला ना दे दें जिससे भ्रमित करने, बेसिकली एक तरह से दर्शकों को हम भ्रमित कर रहे हैं। 84 से लेकर के अगर आप कहें 120,
मतलब मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपका मामला अटकने की गुंजाइश रहेगी और आप कहेंगे कि हमारा एग्जिट पोल सही था। नहीं, पर संकेत, ये एग्जिट पोल्स का महत्व सिर्फ ये है कि एक ट्रेंड पता चल जाता है। मेरे ख्याल में आंकड़े तो बहुत मुश्किल है, और हमको बाद में जब आप पोल, क्या बोलते हैं आप, पोल ऑफ पोल्स बोलते हैं ना, जब आप एवरेज लेते हैं तो उससे एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि कांग्रेस के पक्ष में जा रही है हवा कि बीजेपी के पक्ष में। और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे थे वो तो साफ दिख रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में हवा है। बिल्कुल। और अगर कितना ये हवा कहाँ जाके रुकती है वो हमको 13 तारीख कितनी हवा है, और मतलब कितनी हवा है वो 13 तारीख को पता चलेगा। कांग्रेस विंग कमांडर आचार्य, जिस तरीके से कांग्रेस का आकलन था कि आप तो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना साइक्लोन, आंधी की चक्रवाती तूफान की तरह अपने आप को प्रिडिक्ट कर रहे थे, ऐसा तो ये कोई भी एग्जिट पोल आपके लिए नहीं बता रहा है। हाँ, कुछ कुछ आपको लीड जरूर दिखाए हुए हैं, लेकिन उतने ही बीजेपी को भी लीड में दिखाए हुए हैं। संकेत जी, बड़ा सहम कर एक एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल बैलेंस में आपने दिखाए हैं हमको। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो बिल्कुल सेटल नहीं होती 130 से नीचे, और हम देखेंगे जब नतीजे आएंगे तो आप और हम सब रहेंगे ही सामने, क्योंकि कर्नाटक की जनता एक तो साक्षर है, दूसरे आईटी में कर्नाटक हब रहा है। कर्नाटक ऐसे लोगों का प्रदेश है जो अपना विचार, अपनी सोच रखते हैं, और उन्होंने पहले, ये तो एक और बात ये है कि कांग्रेस वैसे भी, जब बीजेपी की सरकार थी तो भी कांग्रेस को 38% वोट मिले थे जो बीजेपी से ज्यादा थे। तो इस सहमे जो ये आए हुए हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा में बीजेपी 51 पर थी, 51%। ये भी एक आंकड़ा है। ठीक है, गलतियां होती हैं, लोग उनको बदल लेते हैं। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि वो अगर किसी को एक बार पसंद करता है तो वो अगर काम ना करे तो उसे उतार भी सकता है, क्योंकि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम के ऊपर कहाँ वोट मांगे हैं। दिन भर कांग्रेस की चुगली करके, कांग्रेस को बुरा बोल के, बजरंगबली करके, सांप्रदायिकता करके, और कल तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगी है कि गृह मंत्री ने चुनावी सभाओं में जो बात की है, तो आप ये देखिए उन्होंने वोट किस चीज पर मांगे हैं। अनुमा, लेकिन जो एक चूक, अनुमा, अभी अगर हम देखें 5 सर्वे में 2 बीजेपी को आगे बढ़ दिखा रहे हैं और 3 अगर कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। ऐसे में जो जिस तरह से संजय में समझा रहे थे, ये थोड़ी देर पहले के हैं जो आंकलन हो जाता है 2-3 बजे तक के, बहुत महत्वपूर्ण होता है किस तरह से आंकलन किया जाता है। लेकिन एक चूक मानी जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, जिस तरह से मैनिफेस्टो में बजरंग दल के ऊपर कार्रवाई की बात कह दी, उसका भी असर शायद इसमें हो या ना हो। आपको लगता है वो जीत और बेहतर हो सकती थी कांग्रेस की अगर वो चूक नहीं होती तो? 2.5 साल पोस्टिंग पर रही हूँ बेलगाम में, मतलब कर्नाटक में, और लोगों को जानती हूँ। वो ऐसे इस तरह की चीजों पर अपना ओपिनियन नहीं बनाते। तो कर्नाटक के लोग हनुमान जी के का अगर गलत इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया और धार्मिक भावनाएं उन्होंने आहत की हैं, तो दूसरी तरफ से लोगों ने समझा होगा, उस तरह से नहीं समझा जिस तरह से प्रधानमंत्री समझाना चाहते थे। तो हम निश्चिंत रहते हैं कि ये जो ओपिनियन पोल है इनसे बेहतर रिजल्ट आएगा, और 130 से कम में तो मैं खुद सेटल नहीं हो रही हूँ। नहीं, लेकिन ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है प्रोफेसर कुमार और आरती जेरत। कांग्रेस 130 लिए चली आ रही है, बीजेपी भी 130 लिए चली आ रही है, कुल सीटें 224 हैं, तो ये दोनों मिला करके 260 ला रहे हैं। वहां जेडीएस नहीं, वहां जेडीएस भी कह रहा है कि हम भी बढ़त हासिल करेंगे। तो कहां से कर लेंगे भाई? कोई 500 सीटें थोड़ी हैं, 224 ही हैं। ये सब कहने की बात है, और जब एग्जिट पोल्स आते हैं तो आप देखा होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिट पोल को मानने को तैयार नहीं है, और सब कहते हैं कि 13 तारीख को आप चौंक जाएंगे जब सही आंकड़े आएंगे, क्योंकि कुछ और चित्र नजर आएगा। और आरती, मुझे ये भी लगता है आरती जी कि जब 13 तारीख को सुबह 9 बजे 10 बजे तक कहेंगे कि अभी थोड़ा और इंतजार कीजिए, अभी आगे जब काउंटिंग होगा तब देखिएगा कि ये तो हमारे पक्ष में कैसे चीजें बदलती हैं। तो ये तो दावे और करना मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों का अधिकार है या उनका कर्तव्य है, तो वो करते रहते हैं जब तक जीत हार का फासला ना। आप ये मानते हैं कि ये जो आंकड़े अभी जैसे कांग्रेस के पक्ष में जो आंकड़े आए हैं, ये सब एग्जिट पोल्स के, ये वो फिगर आपके सामने स्क्रीन पर हैं। कांग्रेस वाला जरा दिखा दें, जेडीएस नहीं, कांग्रेस दिखाते हैं। तो कांग्रेस अगर आप देखेंगे, पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस और उसके बाद जेडीएस, मेरे ख्याल इसी श्रृंखला में हमारे ग्राफिक्स बने हुए हैं। तो ये कांग्रेस है। तो प्रोफेसर कुमार, ये कांग्रेस के आंकड़े हैं, इसमें कहीं भी आप ये नहीं देख रहे हैं। एक है बस जी न्यूज का पोल जो कि
अपनी रेंज में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता है। वहीं पर बीजेपी के साथ भी लगभग ऐसी ही चीज, लेकिन एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है सब पोल्स में, वो है जेडीएस के लिए कि उनको 20-22 पे समेट के रख दिया है। देखिए, मुझे लगता है जो कहते हैं कि सारे पोलस्टर्स जो हैं जिन्होंने एग्जिट पोल किया है, ये तो दिखाई पड़ रहा है कि मुकाबला एक तरफा नहीं है। ऐसा नहीं कि चुनाव एक तरफा था और एक पार्टी के पक्ष में बिल्कुल बड़ी हवा दिखाई पड़ती है। तो सारे जो कहते हैं सेफ प्ले करना, दोनों पार्टियों के लिए जो रेंज दे रहे हैं, कोई बड़ी रेंज दे रहा है, कोई दोनों पार्टियों के बीच जो अंतर है वो कम दिखा रहा है। और मुझे लगता है इसके आधार पर आश्चर्य की बात है कि कोई भी पोल वोट शेयर का अंदाज नहीं दे रहे। वोट शेयर देखने से कुछ और चीजें स्पष्ट होती, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लग रहा है अगर इन पोल्स को देखते हुए कि शायद एक तरफा चुनाव तो बिल्कुल ही नहीं है। और बिल्कुल जो मुद्दे कौन से चले वो एक बहुत अहम पहलू होता है इन चुनावों का, क्योंकि जिस तरह से पहले तमाम जो दोनों राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस की तरफ से तमाम वादे किए गए, महिलाओं के लिए वादे किए गए, सिलेंडर योजनाएं, राहत राशि, तमाम चीजें की गई, लेकिन संजय जी क्या एक हमें वो भी बाद में पता लग सकता है कि कौन से मुद्दे चले होंगे या कौन से नहीं चले होंगे, या बाद के सर्वे में सामने आएगा? मुझे लगता है ये एग्जिट पोल में तो इन सब चीजों का आकलन कर पाना मुश्किल है। जो मैं कह रहा था, बड़ा चैलेंज है। सुबह से पोलिंग हो रही है और आप 6:30 बजे एग्जिट पोल के आंकड़े दे रहे हैं, तो तमाम तरह के जो सवाल हैं वो नहीं पूछे जा सकते ऐसे एग्जिट पोल में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने कुछ कायदे से अध्ययन किया तो इन सब चीजों का भी पता चलेगा। और मैं कह सकता हूं कि CSDS जहां मैं काम करता हूं, उस ट्रेडिशन में हम लोग पोस्ट पोल करते हैं। आज के बाद हम 2-3 दिनों तक सर्वेक्षण कर रहे हैं। उसके आधार पर हम कुछ आकलन करने की कोशिश करते हैं कि कौन से मुद्दे चले, कौन से मुद्दे नहीं चले। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जिट पोल के विश्लेषण में इन चीजों का वर्णन किया जाएगा। कम से कम अभी हमें 2-3 घंटों में इसका पता चलेगा। बिल्कुल, जो हमारे तमाम सहयोगी जब जी कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो कांग्रेस तो 2 साल से ये इलेक्शंस की प्रिपरेशन कर रही है। 2 साल से ये 40% कैंपेन चला रही है बीजेपी के खिलाफ, है ना। अगर कांग्रेस ने 2 साल में ऐसा मूड नहीं बनाया लोगों में कि एक तरफा हवा हो उनके पक्ष में, तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमी है ना, ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस है कि वो नहीं बना पाए ऐसा, हवा नहीं बना पाते। आप जाते हैं जो बीजेपी कर सकती है, मतलब हमने देखा है और प्रदेशों में जो बीजेपी कर पाती है, ये कांग्रेस नहीं कर पा रही है। और हालांकि कर्नाटक में उनके 2 लोकल लीडर्स हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी अभी जिंदा है, बाकी प्रदेशों के जैसे नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं यहां पर आप लोगों से भी पूछूंगा और जफर इस्लाम साहब से पूछा जाए। जफर इस्लाम जी, ये आपको लगता है कि ये आंकड़े और ज्यादा स्पष्ट होते शायद कांग्रेस के पक्ष में अगर बजरंग दल बनाम बजरंग बली ना हुआ होता? इन आंकड़ों पे आप इस कंट्रोवर्सी का कितना प्रभाव देख रहे हैं, क्योंकि स्लॉग ओवर्स में इसी पर बैटिंग हो रही थी। देखिए, जाहिर है उन्होंने एक लूज डिलीवरी दी, उसका फायदा तो जाहिर है होगा, इसलिए कि वो बिल्कुल जनता में जाके वो बातें चिपक गई और जनता ने उस बात को महसूस किया। खास के जो जहां उनका एक तरह का जेडीएस और कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा है वो किलंगाज में, और वहां पर वो किलंगाज के एरिया में, खास के उस एरिया में ज्यादा इसका जो है उनको जो इस बात को रिसेप्टिवनेस सबसे ज्यादा वहां देखा गया। तो इसका फर्क तो पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि जेडीएस बहुत जो 14 दिखा रहे हैं, वो मुझे लगता है वो सही नंबर दिखा रहे हैं, सिमट जाएगी 15-14-15 में। कांग्रेस की सीटें वहां पर कम होंगी, जो पिछले बार आई थी उससे कम होंगी। और जो वकीलिंगास के जो यंग जनरेशन जो है वो पूरे तौर से मूव हो गए हैं बीजेपी में, इसलिए उसका बड़ा फायदा जो है बीजेपी को होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो मुझे उस पूरी चीज को ध्यान में रखते, और भी बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, और पूरे एनालिसिस को अगर ध्यान में रखते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि 125 से 130 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को आएगा। और उसका फायदा उनके गलत प्रचार करने से, उनके लोगों का कॉन्फिडेंस उनके इसमें नहीं रहने से, हमारे लीडर्स का लोगों में कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, उसका हमें एडवांटेज मिलेगा। और साथ साथ हमने जो काम किए जमीन पर, उस बेनिफिशियरीज जो हैं उनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा।
जी बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल साफ आकलन दिखता है। बिल्कुल तो बीजेपी का आकलन ये है कि उनको और फायदा होने वाला है, जितनी सीट्स दिखा रहे हैं उससे और बेहतर प्रदर्शन रहेगा। कांग्रेस के अपने दावे हैं, जेडीएस के अपने दावे हैं, लेकिन बहरहाल हमें ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन विश्लेषण का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। तो फिलहाल नमस्कार।